आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से भाषा परीक्षण की इस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और उससे संबंधित प्रश्न जो हैं आपकी भाषा परीक्षण के वो आपको मैं यहाँ पे करवाऊँगा। 61 से लेके 80 प्रश्नों तक का जो आपका समूह है उसको हम इसमें देखेंगे। इसमें 4 अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर प्रश्न की 4 संभावित यानी 4 प्रोबेबल आंसर हैं जिन्हें ABC क्रम दिया गया है, जिनका ऑर्डर ABC है। इनमें केवल एक ही उत्तर सही है और आप सही उत्तर का चयन करेंगे, ठीक है ना। OMR सीट में आपको सही उत्तर के चयन पर ही आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लेंगे हल्का सा। प्रश्न है आपका, सैनिक शक्ति बढ़ाकर राजेंद्र चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया, है ना। चोला डायनेस्टी एक थी, चोल वंश था और उसमें जो है राजेंद्र, देखिए भाई लिखा है सैनिक शक्ति बढ़ा करके चोल ने विजय अभियान को आगे बढ़ाया, राजेंद्र चोल ने, है ना। इसके लिए उन्हें अनेक युद्ध लड़ने पड़े। इनमें 2 युद्ध बहुत ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे, है ना, कि जो उन्होंने वॉर लड़े यानी युद्ध को जो लड़ा उन्होंने वो क्या थे, बहुत ही करेजियस और बहुत ही ब्रेवरीफुल था। इस युद्ध में उनकी सेना समुद्र तट से होकर उड़ीसा की ओर बढ़ती गई, उड़ीसा पार कर गंगा तट पार कर गई। उन्हें बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की, उन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त की। गंगा के क्षेत्र तक प्राप्त विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड, है ना, कह रहा है कि गंगा पर शासन प्राप्त करने के लिए उनको गंगई कोंड की उपाधि से विभूषित किया गया या धारण किया गया, मतलब उनको जो है उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। और उसके बाद कहा गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया और इसी से उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नाम का नई राजधानी का जो है क्या किया, निर्माण करवाया। उत्तर भारत में राजेंद्र चोल की यह विजय वैसी ही थी जैसा उत्तरी भारत पर प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त की थी, जिन्होंने दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाया था। तो ये रहा अनुच्छेद और इससे संबंधित प्रश्नों को आगे हम देखेंगे। देखिए लिखा है कि किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड की उपाधि प्राप्त की। किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड की उपाधि प्राप्त की, किस क्षेत्र पर। तो याद रखिए गंगई कोंड की उपाधि प्राप्त की, ऐसा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र पर, तो गलत जवाब है इसका। फिर गंगा क्षेत्र पर या कावेरी तट पर या गोदावरी तटीय क्षेत्र पर, तो आपका सही विकल्प जो है वो गंगा क्षेत्र पर आएगा, जिससे कि गंगई कोंड, क्योंकि गंग शब्द है ना, गंग शब्द है, गंग शब्द से ही हम आगे के यहाँ से गंग वाला पार्ट कट कर लेंगे अगर, तो ये मिलता जुलता आंसर है और हमारे अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भी यही विकल्प सबसे सटीक है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। उत्तरी भारत पर राजेंद्र चोल की विजय ठीक समुद्रगुप्त की विजय की जैसी थी। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो याद रखिए
कि जैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार चोल्स जो डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के राजा जो राजेंद्र चोल ने इसी प्रकार उत्तरी जो है क्षेत्र में या उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या किया था, अपनी जो है जीत प्राप्त की थी या विजय प्राप्त की थी या विक्ट्री को हासिल किया था। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में समुद्र का पर्यायवाची कौन है? तो निम्न में समुद्र का पर्यायवाची, यहाँ पे बात हो रही है सिनोनिम की यानी पर्यायवाची की। पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो क्या है? क्षीर है, पयोधि है, जलद है या अम्बुद है ना। तो क्षीर जो है, क्षीर मतलब होता है जैसे क्षीर दूध से संबंधित या इस तरह से व्यंजनों से संबंधित होता है। जलद जो है बादल को कहा जाता है, अम्बुद भी बादल को ही कहा जाता है, लेकिन पयोधि शब्द जो है वो सागर के लिए यानी समुद्र के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप आगे देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर विजय शब्द का विलोम है यानी एंटोनिम ऑफ विक्ट्री है ना। तो जय मतलब भी जय करना यानी विजय प्राप्त करना, जय मतलब भी विजय प्राप्त करना, पराजय शब्द जो है या हार, तो हार जो है जीत का पर्याय है, जीत का विलोम है। हार का उल्टा जीत या जीत का उल्टा हार, लेकिन याद रखिए कि सेंस भले ही जाएगा, लेकिन हम विलोम शब्दों में भी हम जानते हैं कि भिन्नता होती है। जिस शब्द का विलोम जो शब्द होता है उसी को हम वहाँ पे उपयुक्त मानते हैं, ना कि सभी शब्दों को, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजेंद्र चोल ने गंगा पार कर किस पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र चोल ने गंगा प्राप्त कर किस पर विजय? राजेंद्र चोल ने गंगा पार कर किस पर विजय प्राप्त? तो श्रीलंका पर, गुजरात पर, उत्तरांचल, बंगाल पर। तो याद रखिए ये आपका सही जवाब है सी, उन्होंने बंगाल पर, क्योंकि श्रीलंका, गुजरात और उत्तरांचल इन सभी जो ये सभी विकल्प हैं ये हमारे प्रश्न में ही या अनुच्छेद में ही हम कह सकते हैं नहीं आए थे, इसलिए हम इन सबों को अपना विकल्प नहीं मानेंगे। बंगाल शब्द आया था इसलिए बंगाल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अब देखिए अगला है, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 2 आप देख सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में मधुमलय अथवा मुदुमलाई नामक एक पर्वतमाला है ना। तमिलनाडु जो है, जो हमारा वेस्टर्न घाट, अगर आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप जिस आपके अकॉर्डिंग में भी आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक दो घाट होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट। उनमें जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये मुदुमलाई या मधुमलय पर्वत जो है पर्वतमाला स्थित है। इस पर्वतमाला के मध्य कारगुंडी नाम एक स्थान है। कह रहा कि इसी पर्वतमाला के जो बीच में कारगुंडी नाम का एक स्थान है। इसके चारों ओर घना जंगल है जिसमें शेर, चीते, हाथी, हिरण जानवर पाए जाते हैं। कारगुंडी हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र है। कारगुंडी हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र है। हाथियों के भोजन के लिए चारों ओर का जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है। हाथियों के भोजन के लिए चारों ओर का जंगल सदाबहार पेड़ों से संपन्न है। हाथियों के स्नान के लिए यहाँ मोयार नामक नदी वर्ष भर बहती है। मोयार नदी यहाँ पे बहती है इस जंगल में। इनमें कई स्थानों पर इतने गहरे जलाशय हैं कि हाथी इच्छापूर्वक स्नान कर सकते हैं। मतलब जलाशय यानी पोखर या तालाब या पौंड हम जिसको कह सकते हैं, कई स्थानों पर ऐसे जो है तालाब भी हैं यहाँ पर, है ना। थोड़ा तेज़ी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में मधुमलाई या मुदुमलाई नाम का एक पर्वतमाला है। उसके बाद इस पर्वतमाला में की मध्य में कारगुंडी नाम का एक स्थान है। इसके चारों ओर घना जंगल है। इसमें चीते, हाथी, हिरण और आदि जानवर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कारगुंडी हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है। पर्यटक का स्थल भी है। हाथियों के भोजन के लिए चारों ओर जंगल सदाबहार यानी
जो हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्ष हैं, है ना, ऐसे वृक्षों से ये जंगल जो है संपन्न है। हाथियों के स्नान के लिए यहाँ मोयार नदी वर्ष भर बहती है थ्रू द ईयर। और इसके बाद करा कि इनमें कई स्थानों पर गहरे जलाशय हैं कि हाथी इच्छापूर्वक स्नान कर सकते हैं। तो कारगुंडी के चारों ओर क्या है? पर्वत है, नदियां हैं, घना जंगल है, झरने हैं। तो सबसे सही और सटीक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी कि इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर आपके घना जंगल है, घना जंगल है, इसके चारों ओर घना जंगल है। उसके बाद लिखा है यहाँ वर्ष भर, यहाँ वर्ष भर क्या रहता है? गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहती, नर्मदा यानी मोयार नदी। यहाँ पे मोयार नदी के साथ हमारा विकल्प जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाथी का पर्याय होता है, हाथी का सैनोनिम होता है किंकर, मतंग, वनराज, मार, है ना। तो मार का शब्द का अभिप्राय मारने से होता है। वनराज मतलब जंगल का राजा, वो होता है शेर, है ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं यहाँ पर है। तो हमारा जो है, आप याद रखिए कि जो हमारा विकल्प है वो चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ। मतंग विल बी द आंसर, यानी हम हाथी को मतंग भी कह सकते हैं। चलिए देखिए आगे है, मधुमलय पर्वतमाला कहाँ है? मधुमलय पर्वतमाला कहाँ है? तो वो केरल में है। नहीं भाई, केरल में नहीं है। गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु इसमें जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इसके बाद लिखा है हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? हाथियों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो वो है कारगुंडी में नहीं, हरिद्वार में नहीं, सूरत में नहीं, हिंदवाड़ा में नहीं। तो आपका विकल्प संख्या 1 जो हमने नहीं कहा वो हाँ बोलिए, और ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कारगुंडी इज द, है ना, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एलिफेंट्स। ऑल राइट, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 70 विल बी करेक्ट। चलिए इसके बाद अगला है अनुच्छेद 3 पर चलते हैं। अनुच्छेद 3 देख लीजिए आप। लिखा है यहाँ पर कि देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह वृद्ध हो चले थे। देवगढ़ रियासत के जो दीवान थे सुजान सिंह, वो क्या हो चले थे? बूढ़े हो चले थे। वे अपना पद छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन रियासत के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला कि उन्होंने अगले दिन रियासत को विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन यह शर्त है कि दीवान क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा और स्वस्थ होना चाहिए हो, और उसके विचार अच्छे होने चाहिए। इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही दीवान पद पर रखा जाएगा। विज्ञापन पढ़कर दूर दूर से व्यक्ति अपने भाग्य की परीक्षा देने आने लगे। मतलब विज्ञापन पढ़ करके दूर दूर से लोग अपने भाग्य की कौन पद पे पहुंचेगा इसके लिए आने चाहिए। फिर उसके बाद सुजान सिंह ने 1 माह तक उनकी परीक्षा लेने हेतु उनके ठहरने का बंदोबस्त किया। सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश में लगे हुए थे। दीवान सिंह बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। अंत में उन्होंने देवगढ़ रियासत के लिए पंडित जानकीनाथ के रूप में उदार, दयालु और आत्मविश्वास से परिपूर्ण, है ना, दीवान मिल ही गया। करा कि लास्ट में उन्हें जो है एक काइंड, है ना, जेनरस और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो थे पंडित जानकीनाथ, उनको एज अ दीवान वो मिल गए। तो दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे, इसके लिए कारण पूछा जा रहा है। दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों छोड़ना चाहते थे?
उन्हें दूसरी रियासत में जाना था, उनकी आयु अधिक हो गई थी, वे रिटायर होना चाहते थे, उन्हें काम की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें दूसरी रियासत में जाना था, पहली बात तो ये नहीं थी, है ना, जिसमें इसका कोई जिक्र ही नहीं आया। उनकी आयु अधिक हो गई थी, वे रिटायर होना चाहते थे, उन्हें काम की आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑल राइट, उनकी आयु अधिक हो गई थी, इसकी वजह से उनको। अब इसके बाद लिखा है कि दीवान पद के उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी आवश्यक। दीवान पद के उम्मीदवार की में क्या योग्यता होनी आवश्यक थी। खानदान पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ और साहसी, खानदानी और राजसी होनी चाहिए, शिक्षित, स्वस्थ और विचारवान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑल राइट, ठीक है ना एवरीवन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के साथ जो है हमारा आंसर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये सभी क्वालिटीज़ थोड़ा बहुत मैच करने से नहीं होता है। जो सारी क्वालिटी जो रिक्वायर्ड थी दीवान पद के लिए वो सभी होनी चाहिए। अब इसके बाद लिखा है पंडित जानकीनाथ का चुनाव किसने किया। तो पंडित जानकीनाथ का चुनाव रियासत के महाराजा ने नहीं किया, दरबारियों ने नहीं किया, सभी उम्मीदवारों ने नहीं किया, दीवान सुजान सिंह स्वयं ने किया, है ना। तो फिर पंडित जानकीनाथ की उदारता, उनकी जो बहादुरी और उनकी जो काइंडनेस और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंट के नाते पंडित जानकीनाथ को नया दीवान चुना। दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ से निकला। दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ से निकला। टीवी पर, मुनादी द्वारा, समाचार पत्र में, उपरोक्त सभी में। तो याद रखिए कि उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, मुनादी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे विकल्प में समाचार पत्र आया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई सही नहीं, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद लिखते हैं, अगला है प्रश्न है बंदोबस्त का अर्थ होता है। बंदोबस्त का अर्थ होता है योग्य, व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बंदोबस्त का अर्थ होता है व्यवस्था से, है ना, बंदोबस्त करने का मतलब होता है व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला अनुच्छेद देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिए हुए है। देखिए लिखा, भारतीय संस्कृति में परोपकार को शुभ कार्य और परम धर्म माना जाता है। भारतीय ऋषि मुनि जंगलों में तपस्वियों का जीवन बिताने और समय समय पर यज्ञ करते थे। भारतीय ऋषि मुनि जंगलों में तपस्वियों का जीवन बिताने और समय समय पर यज्ञ किया करते थे। इसके मूल में परोपकार की भावना निहित थी। नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, है ना, इसीलिए जो है वृक्ष कबहु ना फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, है ना। रहीम की भी एक पदावली आपको याद होगी शायद। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा है कि नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ऐसा करके वे परोपकार निरत रहते हैं, यानी वो परोपकार करते हुए भी निस्वार्थ रहते हैं। इसके अलावा फूल अपने लिए नहीं खिलते हैं, ना मधुमक्खियाँ अपने लिए शहद बनाती हैं। ऐसा करके वे मनुष्य को परोपकार की सीख देती हैं। भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था मिलती है जो परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। भूखे को भोजन देना, ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों को पानी पिलाना, कुएं बावड़ी बनवाना, सराय बनवाना, पेड़ लगाना परोपकार के कार्य आदि हैं। हमें भी परोपकार करके पुण्य कमाना चाहिए। तो इतना हमने जो है स्टेटमेंट आपका अनुच्छेद से रिलेटेड पढ़ दिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में शुभ कार्य और परम धर्म किसे कहा जाता है। परोपकार को, दान को, पूजा पाठ और यज्ञ को। तो इसमें से कोई विकल्प, केवल एक को छोड़ करके कोई विकल्प सही नहीं होगा। परोपकार से संबंधित ये
अनुच्छेद ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। लिखा है कि किसके मूल में परोपकार की भावना निहित रहती है? दान के मूल में, ऋषियों मुनियों के समय समय पर यह धार्मिक कार्य करने में, जंगलों में तपस्या करने में। तो याद रखिए दान के मूल में परोपकार की भावना निहित रहती है। दान के मूल में परोपकार की भावना निहित रहती है। मनुष्य को परोपकार की सीख कहाँ से मिलती है? मनुष्य को परोपकार की सीख कहाँ से मिलती रही है? नदियों, तालाबों से, वृक्षों से, फूलों और मधुमक्खियों से। ये सभी याद रखिए कि ये सभी, नदी और तालाब कभी अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, फूल और मधुमक्खी कभी अपनी सुगंध के लिए नहीं खिलता है, अपने लिए सुगंध नहीं प्रसरित करता है या अपने नहीं लिए खिलता है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, सुख देने के लिए खिलता है। और मधुमक्खियाँ परोपकार के लिए शहद इकट्ठा करती हैं। तो ये सभी कार्य जो है परोपकार की सीख देते हैं, इसलिए ये सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। फूल का पर्यायवाची क्या होता है? तो पंकज जो होता है, याद रखिए पंकज जो है केवल और केवल कमल का पर्यायवाची है। राजीव जो है एक दूसरा ही शब्द है। कुसुम जो है फूल का पर्यायवाची होता है ना। कुसुम शब्द जो है फूल का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी विकल्प इसमें उतने एग्जैक्ट नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। इसके बाद लिखा है निरत का विलोम क्या है? निरत मतलब होता है निस्वार्थ करा कि रट नहीं, भरत नहीं, किरत नहीं, विरत है ना। बिना विरत मतलब जो जिसमें ना स्थित हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। इसी तरह की दमदार क्लास हम प्रतिदिन लेके आते रहेंगे, है ना। आपको इससे कुछ सीख मिली कि नहीं मिली ये ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।